जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर पर बात करना बहुत ज़रूरी है, खासकर उस वक्त जिस वक्त दिल्ली में बैठी हुकूमत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। उस वक्त ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य है कि हम मणिपुर पर बात करें। और उम्मीद आपसे ये करें कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें और तमाम ऐसे वीडियो को शेयर करें ताकि दिल्ली की सत्ता तक ये आवाज़ें पहुंच पाएं। आज मणिपुर पे बात करेंगे दोस्तों कि मणिपुर की हिंसा के पीछे किस प्रकार से म्यांमार और चीन ने एक बड़ी प्लानिंग कर रखी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अफस्पा यानी कि आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिसकी वापसी हो चुकी है, उससे क्या कुछ भारतीय सेनाओं को मिलने वाला है और मणिपुर के हालात कितने बदल सकते हैं। लेकिन मणिपुर का खालिस्तानी एंगल एक बड़ा चिंता का कारण है। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया, मणिपुर यहाँ पर, पंजाब यहाँ पर, खालिस्तानी कनाडा में, ये एंगल कहाँ से बनता है? ये एंगल नहीं बल्कि ट्रायंगल में से कहूँ तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी, क्योंकि मणिपुर के एक विद्रोही नेता ने जो है कनाडा में जाकर, निज्जर के गुरुद्वारे में जाकर भाषण दिया है। उस भाषण को हटा लिया गया, लेकिन क्या एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है? ये आज इस वीडियो के दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे। जाने माने एक्सपर्ट कर्नल जे.एस. सोडी सर, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो सीधा कर्नल सोडी सर के पास चलते हैं और तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सर जय हिंद, कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। कर्नल सोडी सर, मणिपुर पे थोड़ी बात करनी थी मुझे, आपसे कुछ चीजें समझनी थी। मुझे लगा आज एक बेहतर मौका है जब दो फौजी मिलें और आपस में बातचीत करें कि किस प्रकार से मणिपुर की समस्या को हल किया जा सकता है। सर, 3 मई से मणिपुर जल रहा है। इंटरनेट बैन होता है तो ऐसा लगता है कि मणिपुर में सब चंगा है, सब ठीक हो चुका है। लेकिन जैसे ही वहां से इंटरनेट बैन हटता है और फिर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो झकझोर के रख देती हैं। किस प्रकार से हम मणिपुर के हालात को देखें, क्योंकि 170 के आसपास लोगों की मौत हो जाना, कई लोग गायब हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार से खुलेआम हथियारों की नुमाइश वहां पे की जा रही है, कितना चिंताजनक है सर? राजेश जी, मणिपुर के जो हालात हैं वो बहुत चिंतापूर्ण हैं। चिंतापूर्ण इसलिए हैं कि वो एक भारत का अहम राज्य है और सबसे बड़ी बात, वो एक बॉर्डर स्टेट है। जब जी बॉर्डर स्टेट पे ऐसी दिक्कतें होती हैं तो इसके जो इम्प्लीकेशंस है बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमने देखा पंजाब में 15 साल आतंकवाद चला और जम्मू कश्मीर में 35 साल से ऊपर आतंकवाद चल रहा है। तो मणिपुर भी एक बॉर्डर स्टेट होते हुए उसमें एक अलग डायमेंशन आ जाता है कि अगर बॉर्डर स्टेट में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो जो दुश्मन देश बैठे हैं वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। मैं आपके जी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें मौका मिले वो किताब पढ़ें जिसका नाम है ग्रेट गेम ईस्ट, जो कि बर्टल लिंटनर ने लिखी है। और उसने इतनी अच्छी तरह सब एक्सप्लेन किया है कि मणिपुर में या ईस्ट में चीन क्या क्या गेम खेल रहा है। तो ओके। और इसके साथ राजेश जी, मैं 1 मिनट और मैं लेना चाहूंगा। हमारे जी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो 1947 से लेकर आज तक सत्ता पाने के लिए लोगों के बीच में दरार पैदा करते हैं, लोगों के बीच में दुश्मनियां पैदा करते हैं। अब जब ऐसा वो करते हैं, वो भारत को अंदरूनी रूप से वो कमजोर करते हैं। और अगर भारत अंदरूनी रूप से कमजोर होगा तो हमारे दुश्मन देश जो पाकिस्तान और चीन है, उन्हें एक पका पकाया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा भारत में तबाही मचाने का। यही चीज हमने देखी जब पंजाब में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने जरनैल सिंह जी भिंडरावाले को खड़ा किया, और जब वो उनके लिए मुसीबत बन गया, वहां पे हमने देखा कितना खून खराबा हुआ, पाकिस्तान की आईएसआई आ गई बीच में। तो ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूं और ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर हम 1947 से लेकर आज तक देखें राजेश जी, कोई भी जी आतंकवादी जो पैदा हुआ है भारत में उसको किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी ने सपोर्ट किया है। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी
लोगों को इकट्ठा रखे, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत करे। इलेक्शन जीतना उनके लिए प्राथमिकता है, मैं मानता हूं, लेकिन इलेक्शन दूसरे मुद्दों पे जीते जाएं, जैसे जैसे विकास, जैसे कई चीजें जो वो कर रहे हैं। लेकिन लोगों बहुत को डिवाइड करके इलेक्शन जीतना, ये भारत को अंधेर रूप से खोखला करो। यही चीज हम देख रहे हैं जो मणिपुर में हो रही है, चाइना वहां पे तबाही में जा रहा है। ठीक सर, बड़ा अहम पॉइंट सर आपने कवर किया है, शुक्रिया उसके लिए। एक पॉइंट और सर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी आपने सर्व किया, देश के अलग अलग कोने में सर्व किया, इंसर्जेंसी में सर्व किया, मैंने भी सर्व किया, नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने 6 साल अपने निकाले हैं, जम्मू कश्मीर में भी मैंने 6 साल अपनी सर्विस के दिए हैं। मैंने सर जम्मू कश्मीर में कभी इस प्रकार से खुलेआम हथियारों की नुमाइश नहीं देखी, और अगर ऐसे कोई खुलेआम हथियार लेकर चलता था तो सुरक्षा बल 24 घंटों के अंदर अंदर उसका इनकाउंटर कर देते थे। लेकिन जब मैं मणिपुर देखता हूं, मैं एक बार गलती से भी एक्स पे, जो कि पुराना ट्विटर है, उस पे हम जाके एक बार मणिपुर डाल दें, हम जो तस्वीरें देखते हैं कि खुलेआम ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, खुलेआम जो मैतेई हैं या कुकी हैं उनको हथियार चलाने की कमांडो लेवल तक की ट्रेनिंग दी जा रही है, गुरिल्ला वारफेयर उन्हें सिखाया जा रहा है। तो सर ये तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, और देखने में ऐसा लगता है कि हमने मणिपुर को लेकर आंखें बंद कर रखी हैं। राजेश जी, अगर हम मणिपुर पे फौरन एक्शन नहीं लेंगे, वहां पे इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी जो हम जिंदगी भर हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। बर्मा में जो उसके बॉर्डर हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं चीन के साथ, वहां पे आतंकवाद जब बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि बर्मा की सरकार जो 1962 में उनकी सैनिक सरकार आई, उन्होंने जी। बर्मा की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ खेला, जो कि कई राजनेताओं ने पहले कहा था मत करना ऐसे, नहीं तो बर्मा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो मिलिट्री सरकार 1962 की मानी नहीं, उन्होंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के साथ खेला। आज की तारीख में बर्मा के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे यूडब्ल्यूएसए है, जो है यूनाइटेड वार स्टेट आर्मी, जिसे पूरी तरह से चीन पैसे देता है। जी। यूनाइटेड वार स्टेट आर्मी के पास अपने हेलीकॉप्टर हैं, अपने टैंक्स हैं, अपने ओके। आर्टिलरी की तोपें हैं। और जिन इलाकों में यूडब्ल्यूएसए का हुक्म चलता है, उन इलाकों में बर्मा की सेना, जो अभी म्यांमार कहते हैं, म्यांमार की सेना का एक सैनिक नहीं जा सकता है। ये ओके इतने सर। बुरे हालत हो चुकी है बर्मा की, क्योंकि बर्मा ने अपने लोगों के साथ खिलवाड़ किया। बर्मा की सैनिक सरकार ने 1962 की लोगों को एक दूसरे के साथ हेट्रेड पैदा की ताकि वो पॉपुलर रहें। तो जो चीज बर्मा में हुई, अगर हम वो चीज करेंगे, हमारा भी वो दिन दूर नहीं जब यूडब्ल्यूएसए टाइप कोई ऐसा संगठन खड़ा हो जाएगा और हमारे लिए जिंदगी भर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक सर, एक पॉइंट और है, जो आज सुबह जब मैं मणिपुर के बारे में डिटेल इकट्ठा कर रहा था, तो अमेरिका से, अमेरिका में एक खबर देखने को मिली, जहां अमेरिका में, जहां पर जो पंजाब में चल रहा है, जो खालिस्तानी गुट है, और मणिपुर का एक विद्रोही नेता, दोनों की मीटिंग हुई है, और उसने वहीं से उनके साथ मिलकर एक बयान भी दिया है भारत के खिलाफ। तो क्या हमें मान के चलें कि जो मणिपुर में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है? बात हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर की नहीं है, बात 7 समुंदर पार की भी है। बिल्कुल राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जो कि खेला जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे, जिसपे अरबों रुपया उसमें डाला जा रहा है ताकि भारत में अस्थिरता और अशांति आए। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि चाहे मणिपुर के जो ग्रुप्स हैं और वो उनका खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ उनका बड़ा तालमेल हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही खबर आई थी कि मणिपुर के एक बड़े ट्राइबल लीडर उस जी। गुरुद्वारे में गए, कनाडा के, जहां पे निज्जर जो मारा गया गैंग वॉर में, वो उस गुरुद्वारे का प्रमुख था। वहां पे उसने लोगों को संबोधित किया, बाद में वो ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन हकीकत तो ये कि ऐसी मीटिंग हुई है और ऐसी कई मीटिंग्स और भी हो रही होंगी। तो बिल्कुल सर। ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तो है भारत को अस्थिर और अशांत करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मजबूत ताकत बन रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा आ रहा है, हमारी कूटनीतिक शक्ति पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है, तो हमारे दुश्मन भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक सीधा सा एग्जांपल दूंगा, जब आदमी जिंदगी में सफल होने लगता है तो उसके जी। दुश्मन भी
उस रेट से बढ़ते हैं जिस रेट से उसको सफलता मिल रही है। तो ये ठीक। अभी हमें ये चीज माननी होगी कि हम एक बहुत बड़ी शक्ति बन रहे हैं या बन चुके हैं, हमारे दुश्मन बढ़ते रहेंगे। इसलिए बस एक मिनट और चाहूंगा, अब वक्त आ गया है भारत को अमेरिका टाइप पेट्रियट कानून बनाने के लिए। कुछ ठीक। दशक पहले जब अमेरिका को एहसास हुआ कि वो एक महाशक्ति तो है ही और उसके नागरिकों पे, दुनिया के अलग अलग देशों पे हमला हो रहा है, तो उन्होंने एक पेट्रियट एक्ट बनाया जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिका या अमेरिकी नागरिक पे हमला करेगा, हम उसे दुनिया के किसी देश में चुन के उसे मारेंगे। और ये उन्होंने किया, चाहे अयमन अल जवारी को अफगानिस्तान में, चाहे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में। तो अब वक्त आ ठीक। चुका है भारत को भी ऐसा कानून बनाने के लिए। ठीक, बस मेरा एक आखिरी पॉइंट सर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अफस्पा की वापसी हो चुकी है मणिपुर में भी, और अरुणाचल प्रदेश के भी कई जिलों में लगाया गया है। पहले तो इसको हटाने का मुझे मकसद पता नहीं चला था कि क्यों हटाया गया, लेकिन अब जो वापसी हुई है, लगाया गया है, क्या उम्मीद हम करें कि कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं अफस्पा के बाद? बिल्कुल, क्योंकि राजेश जी, आपने भी सीआई ऑप्स में सर्व किया है, मैंने भी सीआई ऑप्स में सर्व किया है। हमें पता है जब अफ्स्पा होता है तो जो भारतीय सेना होती है वो अपने ऑपरेशंस खुद प्लान कर सकती है। और जब वो अपने ऑपरेशन प्लान करती है, भारतीय सेना के ऑपरेशन में कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं आता है। लेकिन जब अफ्स्पा नहीं होता है तो भारतीय सेना तभी कोई ऑपरेशन कर सकती है जब उसे उस राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करे, रिक्विजिशन दे। तो जी। भारतीय सेना के पास खुली छूट नहीं होती, क्योंकि जब तक रिक्विजिशन आती है, जो सोर्सेज होते हैं वो पहले लीक कर देते हैं, वो ऑपरेशन जनरली सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अफ्सा में आने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी, वो खुद इंडिपेंडेंटली अपने ऑपरेशंस प्लान कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम मणिपुर में हो रही है, ये काफी हद तक अफवाह आने से खत्म हो जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जय सोढी सर। थैंक यू। जय हिंद। इतना इंपॉर्टेंट समय आपने दिया मुझे। थैंक यू सर।